ओके गाइस, सो जो चैप्टर अभी हम शुरू कर रहे हैं ये हमारी बुक का पहला ऐसा चैप्टर है जो अब लेंदी होने वाला है। अब जितने भी टॉपिक्स हम करने वाले हैं सब लेंदी होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं शुरू होने वाले हैं हमारे एज पर हमारे जो एग्ज़ाम रहता है। डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों डिफ़िकल्ट लगता है? क्योंकि लेंदी है इजी, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। बट जैसे कि मेरी हमेशा की तरह पुरानी आदत है, जब तक मैं आपको थ्योरी नहीं समझा देता तब तक मुझे प्रैक्टिकल शुरू करने में मज़ा नहीं आता। तो वी विल स्टार्ट विथ थ्योरी। आज का क्लास मेजरली थ्योरी रहने वाला है, बट समझिएगा अच्छे से, क्योंकि आपके बहुत सारे सीनियर्स भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको डेप्रिसिएशन पता तो होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना भी आता होगा, लेकिन एक्चुअली डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि होता क्या है। ओके, सो बिना कोई फालतू बात किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये हमने पढ़ा है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों डिक्रीज होती है एसेट की वैल्यू? वेयर एंड टियर के कारण। वियर एंड टियर के कारण। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप बोलो वेयर एंड टियर के कारण, यूज़ के कारण। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, एक प्रीमाइसेस खरीदा 20 लाख रुपए में, 4 साल बाद वो 20 लाख से कम में बिकेगा कि ज़्यादा में बिकेगा? मतलब उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख से कम होगी कि ज़्यादा होगी? ज़्यादा ही होगी ना। बट हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो वैल्यू का मैं यूज़ कर रहा हूँ फिर भी उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कहाँ हो रहा है? तो यही कॉन्सेप्ट हमको समझना है डेप्रिसिएशन के बारे में कि एक्चुअली डेप्रिसिएशन है क्या। सो गाइस, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। आपने क्या बोला? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मैंने क्या लिखा? डेप्रिसिएशन इज फॉल। फॉल को डिक्रीज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। in the book value of the fixed assets। so दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट आ रही है, एक बुक वैल्यू, एक फिक्स्ड एसेट। वाई बुक वैल्यू इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जो आपका डेप्रिसिएशन होता है वो आपके एसेट की बुक वैल्यू को डिक्रीज करता है, मार्केट वैल्यू को डिक्रीज नहीं करता है। सो जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जो आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, वो बुक्स में होती है, मार्केट में नहीं होती है। और जब हमने थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ा था, थ्योरेटिकल बेस, सो हमने एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आपके एसेट्स होते हैं उन्हें आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, मार्केट वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं होता। उसके पीछे रीज़न क्या था? आप फिक्स एसेट्स को बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, यूज़ करने के लिए खरीदते हो। तो जब आपको बेचना ही नहीं है तो आपको मार्केट वैल्यू देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उसे क्यों खरीदा है? आपने उसे यूज़ करने के लिए खरीदा है, तो यूज़ करने के कारण जो भी हो आप उसे रिकॉर्ड करिए। तो यहीं पे डेफिनेशन आगे आ जाती है। डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज, लक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। मतलब डेप्रिसिएशन क्यों लगता है गाइस? डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? डेप्रिसिएशन इसलिए लगता है क्योंकि मैं उसको यूज़ करता हूँ। सर यूज़ करता हूँ तो उसकी वैल्यू तो मार्केट में इंक्रीज हो रही। अरे बाबा, मार्केट वैल्यू को पहली बात तो कंसिडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट के ऊपर लग रहा है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर। फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको आप बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, तो मार्केट वैल्यू का तो काम हो ही गया। अब आता है यूज। सर यूज करने से कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा? तो गाइज इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। हम एसेट को क्यों खरीदते हैं? हम फिक्स्ड एसेट्स को क्यों खरीदते हैं? बिजनेस के एंगल से सोचिए, बिजनेस के एंगल से हम फिक्स्ड एसेट्स को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उस एसेट को के लिए हमें रेंट ना देना पड़े। भाई मुझे अपना कोचिंग पढ़ाना है,
उसके लिए मुझे बिल्डिंग चाहिए, मतलब जो भी प्रीमाइसेस मुझे चाहिए। दो ऑप्शन है, या तो रेंट पे लूँ तो हर साल रेंट देना पड़ेगा या हर महीने जो भी है, या तो फिर खरीद लूँ। खरीदूंगा क्यों? क्योंकि मैं रेंट नहीं पे करना चाहता, ठीक है ना। तो इसलिए आप खरीदते हो कि आपको रेंट ना पे करना पड़े। सो मैंने एक प्रीमाइसेस खरीदा, कितने साल खरीदा, कितने एक साल के लिए खरीदा, समझिए, ओ कितने रुपीस का खरीदा, समझिए 10 लाख रुपीस का खरीदा। तो मैं अब आपसे, देखो जो भी सोचना है ना बिजनेस के एंगल से सोचना। तो मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेरे बच्चों आपने प्रीमाइसेस क्यों खरीदा? सर यूज करने के लिए खरीदा, फॉर यूज इन द बिजनेस। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला प्रीमाइसेस ऑन एन एवरेज आपको कितने सालों तक यूज होगा? आपने बोला सर अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, बट मोटा मोटा बता सकता हूँ कि 20 साल तक तो मेरा बिजनेस चलेगा, 20 साल तक तो मैं यूज कर सकता हूँ। एस्टिमेट किया आपने, तो 10 लाख रुपए 20 साल तक यूज करोगे, 10 लाख रुपए दोगे, 20 साल तक यूज करोगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि आउट ऑफ दिस 10 लाख 50,000 का यूज मेरा होता जाएगा। क्या करा मैंने? ये 10 लाख दे दिए, अब 10 लाख दे दिए ना, मतलब 20 साल तक छुट्टी। कितने रुपीस की छुट्टी? 50,000 की छुट्टी। तो ये 50,000 जो है ना, यही डेप्रिसिएशन है। ये 50,000 आपको क्या बताना चाहता है बच्चों, कि 10 लाख में से हर साल 50,000 का फैसिलिटी आप यूज करते जाओगे, यूज करते जाओगे, यूज करते जाओगे, और जब 20वें साल के एंड में पहुंचोगे पूरी तरीके से ये एसेट आपका यूज हो चुका होगा। ये समझ में आया? सो यहां से मैं डेप्रिसिएशन की और एक टेक्निकल डेफिनेशन बना सकता हूं। क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन is actually the allocation of the cost of fixed assets over its estimated useful life। देखिए गाइस, आपकी बुक में या जो टीचर्स जो समझाते हैं ना, मैं उस तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको हायर लेवल पे जाके समझा रहा हूँ, और मुझे पता है मैं आपको समझा दूंगा। टीचर्स ने जनरली इस लाइन को टच नहीं करते हैं। क्यों नहीं टच करते? क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। ऐसे कैसे कंफ्यूज करेगा? मेरे बच्चे हैं, क्यों नहीं आएगा उनको? चलिए, सो हमने क्या पढ़ा? पहला डेफिनेशन जो नॉर्मल डेफिनेशन है, ये भी सही है। Depreciation is fall in the book value. Depreciation fall in the book value of tangible asset because of its usage. तो यूज करने के लिए खरीद रहे हो। तो अगला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? कितने साल के लिए यूज करोगे? उस हिसाब से मैंने ये देख लिया कि टोटल कॉस्ट में से हर साल कितना यूज हो जाएगा आपका, तो वो भी डेप्रिसिएशन हुआ। और यही तो बोलना चाह रहे हो ना कि सर 10 लाख की कॉस्ट थी, 20 साल तक यूज करेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ ना, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 50,000 का यूज आपका होगा। तो ये यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, और डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? यूज होने के कारण ही, इसलिए ये 50,000 ही डेप्रिसिएशन है। तो यहां से एक और डेफिनेशन पता चल गई, डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब आप एसेट की कॉस्ट को एसेट की लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। समझ में आया? समझ में आया? तो अब डेप्रिसिएशन को दो तरीके से यूज करना। क्यों लग रहा है? क्योंकि यूज कर रहे हो। और डेप्रिसिएशन है क्या? जो टोटल कॉस्ट है, जो आपने खर्चा किया है, वो आपने बहुत सारे सालों का एक साथ खर्चा कर दिया है, तो उस टोटल खर्चे में से जो खर्चा इस साल जिसका बेनिफिट आपने ले लिया, वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा, है ना। जैसे मैंने बोर्ड लिया, जैसे मैंने वही दो एग्जांपल मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी समझाया था। मैंने एक बोर्ड लिया, एक मार्कर लिया। मार्कर का बेनिफिट क्योंकि पूरा इसी साल में ले लूंगा, इसीलिए वो मेरा एक्सपेंस बन गया। बट जो बोर्ड है, जो मैंने 5,000 का बोर्ड खरीदा, वो 10 साल तक चलेगा। तो ये 5,000 10 साल का खर्चा है, एक साल का नहीं है।
तो 5,000 को डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो आपको पता चल जाएगा 1 साल का खर्चा कितना है, वही तो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, सो इसको एक और चीज बोल सकते हो, डेप्रिसिएशन इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट whose benefit has been received during the year. That's why depreciation is an expense. समझ में आया? मजा आ गया गाइस? मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो हम सीए के बच्चों को बताते हैं। समझ में आया? सो डेप्रिसिएशन है क्या? फॉल है। किसमें फॉल है? मार्केट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स के लिए मार्केट वैल्यू से हमें मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, ये फॉल क्यों आता है? क्योंकि आप उसको यूज करते हो, यूज कर रहे हो मतलब आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, और जिस चीज का बेनिफिट हमें मिल जाता है वो एक्सपेंस होता है, इसलिए हमने क्या बोला? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। और हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? जो टोटल खर्चा किया आपने एसेट के ऊपर, उसे उसकी एस्टिमेटेड लाइफ में डिवाइड कर दे रहे हो, वही डेप्रिसिएशन है। ठीक है, समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का? बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जो मैंने आपको सब बताया ना, वही सारी चीजें। पहला, डेप्रिसिएशन is a reduction in the book value of the fixed asset। तो याद रखना, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जो हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है, मार्केट वैल्यू नहीं। दूसरा क्या याद रखना है? सेकंड, इट रिड्यूसेस, इट मतलब डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, नॉट इट्स मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है, मार्केट वैल्यू को रिड्यूस नहीं करता। मार्केट वैल्यू से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है। थर्ड, डेप्रिसिएशन is charged on the fixed asset। करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि करंट एसेट तो है जिसका बेनिफिट 1 साल में मिल जाएगा। ठीक है। और क्या याद रखना है? डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूअस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। परमानेंट तो एक बार डेप्रिसिएशन लग गया, वापस उसको प्लस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है? यूज कर लिया, अब दोबारा से वापस वो यूज को खत्म थोड़ा ना कर पाएंगे, रिवर्स थोड़ा ना कर पाएंगे, इसलिए परमानेंट फॉल है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि आप यूज हर वक्त करते रहते हो। मीन्स इवन आपने एक एसेट खरीद लिया और अभी तक चालू नहीं किया, फिर भी आपका वो यूज तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बिजनेस में इंस्टॉल कर दिया है। मैं एक एसी लेकर आया, एसी को मैंने लगा दिया, बट अभी क्लासेस ओपन नहीं है तो एसी चल नहीं रहा, फिर भी लग तो गया है ना, मतलब बिजनेस में इंस्टॉल हो गया है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका धीरे धीरे लाइफ कम होता जा रहा है, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मेरे लिए कम होता जा रहा है। एंड लास्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे? डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है, लॉस नहीं होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके डेप्रिसिएशन के। ठीक, कोई डाउट किसी को? बहुत ही बढ़िया। हाँ बोलो। सर आपने जो भी एसी का एग्जांपल दिया, तो एसी हाँ, तो अभी यूज ही नहीं, तो उस टाइम आपने बिजनेस में डेप्रिसिएशन इंस्टॉल तो कर दिया ना, बिजनेस में इंस्टॉल तो कर दिया ना। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने एक और चीज लिखा था,
Depreciation is fall in the book value of tangible because of its usage. Efflux of time. Efflux of time मतलब टाइम के कारण भी डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि जब तुमने एसेट को लिखा रिकॉर्ड करा था, हमने क्या पढ़ा है कि हम ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो ट्रांजैक्शन होता है। तो जब मैंने एसेट को रिकॉर्ड करा एसी को, उस वक्त थोड़ा ना पता था कि कोरोना के कारण क्लासेस नहीं चलेगी। तो उस वक्त जब मैंने एस्टिमेट किया था लाइफ का, तो मेरे को लगा ये एसी 6 साल तो चलेगा। तो वो 6 साल बीतते जा रहे हैं, भले यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक और रीज़न लिखा है, ऑब्सोलेसेंस। अभी समझेंगे हम ऑब्सोलेसेंस होता क्या है। तो 3 चीज़ों के कारण डिप्रिसिएशन लगता है। यूज़ करते हो, वियर एंड टियर जो आपने बोला उसको ही यूसेज बोलते हैं। इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब एक एसेट जो यूज़ नहीं हो रहा है पर बिजनेस में इंस्टॉल्ड है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। और ऑब्सोलेसेंस। चलिए, अदर टर्म्स रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जैसे ही और भी कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास। पहला तो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सारे एसेट्स नहीं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। यस, ठीक, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सेकेंड वर्ड जो डेप्रिसिएशन जैसा है वो है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन क्या होता है? इट इज अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। तो अगर कोई आपका इनटेंजिबल एसेट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड्स, वेबसाइट, इनकी वैल्यू जब रिड्यूस होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। थर्ड, डिप्लीशन। डिप्लीशन भी डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है। क्या होता है? इट इज फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। आपको पता है वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? नहीं पता। वेस्टिंग एसेट्स बच्चे क्या होता है? वेस्टिंग एसेट्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें से आप एक्सट्रैक्शन करते हो, कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्शन करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक कोल माइन खरीदा, कोल माइन, ठीक है। कोल माइन में क्या होगा? एक फिक्स अमाउंट का कोल होगा वहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं उसमें से कोल एक्सट्रैक्ट कर लूँगा उस माइन में से, उस माइन का कोई वैल्यू नहीं, ख़त्म होता जाएगा। तो ये एक्सट्रैक्शन के कारण जब उस माइन का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं। ये वर्ड आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा कभी, डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ सॉइल वगैरह वगैरह। मतलब वो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जब उसमें से उसका रिसोर्स जो है वो ख़त्म होता जाता है, उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं। यूज़ होता जा रहा है। तो वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। तो वेस्टिंग एसेट के एग्जांपल क्या हो गए? कोल माइंस, है ना, आयरन ओर्स, आयरन माइंस, गोल्ड माइंस, पॉन्ड्स। जो फिशरी इंडस्ट्री वाले होते हैं ना, फिशरीज इंडस्ट्री वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? पॉन्ड्स खरीद लेते हैं और उसमें फिशिंग करते हैं। तो जैसे जैसे फिश एक्सट्रैक्ट होता जाता है, वो डिप्लीट होता जाता है। जैसे ऑयल पेट्रोलियम वाले कुएं खरीदते हैं, तो कुएं उनके लिए वेस्टिंग एसेट है। जैसे जैसे उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, उसका वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा। तो ये वेस्टिंग एसेट। तो वेस्टिंग एसेट की जब वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको डिप्लीशन बोलते हैं। एंड लास्ट, ऑब्सोलेसेंस। Obsolescence is fall in the value of fixed asset due to advancement in the technology or being out of fashion. iPhone 6 आया था तो 45,000 का बिकता था। जब iPhone 7, iPhone 8 आया तो उसका जो वैल्यू हो गया वो 32,000 पे पहुंच गया। और जब iPhone 11 तक आ चुका है
तो आईफोन 6 आपको 25,000 में भी मिल जाएगा। क्यों मिल जा रहा है कम में? क्योंकि वो वाला जो है टेक्नोलॉजी जो है उसकी डाउनग्रेड हो गई है, मतलब और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को कोई यूज़ नहीं करेगा। इसी तरह जब आप मशीन, आपने अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदा तो आपकी मशीन जो थी वो 10,000 यूनिट्स बना पाती थी एक साल में, पर अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि नई मशीन मार्केट में आ गई है, सेम कॉस्ट में एक मशीन मिल रही है जो 15,000 यूनिट्स बना देती है और लाइट भी कम खाती है। तो इसके कारण जो आपकी मशीन है अब उसका मार्केट में वैल्यू डिक्रीज हो गया है। तो ये जो रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाना, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण पुरानी वाली चीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट हो जाना। समझ में आया? समझ में आया? तो ये चारों वर्ड्स जो है ना वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, लेकिन हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन पर, मीन्स हम टेंजिबल फिक्स एसेट्स की ही बात करेंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए, सो हमें क्या समझ में आया कि डेप्रिसिएशन होता क्या? सर, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट की बुक वैल्यू में जो रिडक्शन आता है उसे बोलते हैं। क्यों आता है? क्योंकि बच्चे आप उसको यूज़ करते हो। यूज़ करने से क्या होता है? यूज़ करने से उस एसेट की जो कॉस्ट है वो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में डिवाइड हो जाती है। तो क्योंकि आपने यूज़ करा है, उसका बेनिफिट लिया, इसलिए डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है? डेप्रिसिएशन का मार्केट वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं रहता है। डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है। डेप्रिसिएशन परमानेंट फॉल होता है। एंड डेप्रिसिएशन एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंस रहता है। समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेहतरीन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन को क्यों चार्ज करते हैं, क्यों डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्यों उसे एक्सपेंस मानते हैं, क्यों उसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहला, टू असरटेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? चलिए, अब गाइज मुझे बताइएगा, मैंने इस साल मेरी फीस जो कलेक्ट हुई वो 2 लाख रुपए हुई। ठीक? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और अदर एक्सपेंसेस, मोबाइल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, इसका मैंने खर्चा किया। ठीक है? तो समझिए 40,000 का ये खर्चा हुआ, 70,000 का ये खर्चा हुआ और 20,000 का ये खर्चा हुआ। साथ ही मैंने एक लैपटॉप भी खरीदा 60,000 का। ठीक है? तो मुझे बताइए, मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है? 70,000 प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है 70,000 का। चलो लिखता हूँ, प्रॉफिट हुआ है 70। सबका यही है मानना? चलिए, तो हम लोग ये क्यों मान रहे हैं 70,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का खर्चा? अब मैं बोलूँगा सर बेटा 60,000 का भी तो खर्चा किया। अरे सर, वो खर्चा नहीं है, वो फिक्स एसेट है रे बाबा, उसको एक्सपेंस में काय को ट्रीट करता है रे? ठीक है? तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि सर मेरा टोटल खर्चा इन तीनों को मिलाकर जो हुआ है 130 हुआ है, 1,30,000, और 2 लाख की आपको फीस मिली है, तो 70,000 का आपका प्रॉफिट है। सर, लैपटॉप को आप एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक? क्योंकि वो फिक्स एसेट है। नाउ अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि गाइज आपने इनको एक्सपेंस क्यों माना? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि इनकी सर्विसेज यूज हो चुकी। क्योंकि सर मैंने इनका बेनिफिट लिया है, यूज़ किया है,
मुझे सैलरी से सर्विसेज मिली हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मेरे को सर्विस मिली है, अदर खर्चों से मेरे का बेनिफिट मैंने लिया है। आपने हमें बताया था जिस चीज़ का हम बेनिफिट लेते हैं वो एक्सपेंस होता है, इसलिए ये एक्सपेंस है। यही बोलना चाहती हो हर्षिता? यस। तो क्या बेटा तुमने लैपटॉप को यूज़ नहीं किया? सर 2 मिनट रुकिए, बताती हूँ। यूज़ किया है, लैपटॉप को यूज़ किया सर, पर वो तो फिक्स असेट है। बेटा मेरा क्वेश्चन एक है कि आपने इनको एक्सपेंस क्यों माना? क्योंकि आपने यूज़ किया है, इसको भी तो यूज़ किया है लैपटॉप को, तो इसको भी तो एक्सपेंस मानना चाहिए। सर पर पूरा थोड़ी ना किया है यूज़। ठीक है, तो जितना यूज़ किया है उतना डेप्रिसिएशन मान लो, जितना यूज़ किया उतना एक्सपेंस मान लो। तो समझो सर, कैसे पता चलेगा कितना यूज़ किया है? बेटा लैपटॉप 60,000 का लिया, तुम्हारे हिसाब से कितने साल तक चलेगा? सर मेरे हिसाब से तो 6 साल मान लो चलेगा। मतलब क्या? अगर तुम बोल रही हो 60,000 का खरीदा है और 6 साल चलेगा, मतलब हर साल तुम 10,000 का यूज़ कर लेती हो, तो जितना तुम यूज़ करती हो वो भी तो तुम्हारा एक्सपेंस है। तो तुम्हें अगर सही प्रॉफिट फाइंड आउट करना है ना, इसको भी माइनस करो, तब जाके तुम्हें अपना सही प्रॉफिट पता चलेगा। क्योंकि 70,000 का जो प्रॉफिट है ना वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? आपने ये लैपटॉप से जो बेनिफिट लिया उसको तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया, ये भी तो यूज़ किया है, और हर वो चीज़ जिसका बेनिफिट हम ले लेते हैं वो एक्सपेंस होता है, तो उसको ट्रीट करना चाहिए था। यही ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, you have to include the depreciation, because depreciation is a expense, because you have taken benefit for it. समझ में? तो पूरा 60,000 को नहीं मानेंगे, लेकिन 10,000 का बेनिफिट मिल गया उसको मानेंगे। समझ में आया? समझ में आया सबको? वाह सर क्या समझाते हो, वाह सर, मतलब क्या बात है आपकी, एक नंबर हो सर, वाह अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। ऐसा कोई बोलता क्यों नहीं है यार? कुछ बोला करो ना ऐसा। चलो ठीक है। So the first objective of charging depreciation is to find out the correct profit and loss, because fixed asset भी आपके बिजनेस का एक रिसोर्स है, उसको भी आप यूज़ कर रहे हो इनकम अर्न करने में, तो उसका भी एक्सपेंस में पार्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका सही प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं होगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। दूसरा, टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऊपर तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी, यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यही वाले एग्जांपल में आप अपनी बैलेंस शीट में लैपटॉप को कितने पर दिखाओगे? 60,000, क्योंकि 60,000 पे खरीदा है, पर उसमें से 10,000 यूज़ भी तो कर लिया। तो अब आपको बैलेंस शीट को एंड ऑफ द ईयर में कितने पे दिखाना चाहिए? 60,000 माइनस 10,000, 50,000 पे, क्योंकि जिसका बेनिफिट आपको मिल गया वो तो एक्सपेंस हो गया। अब एसेट होता क्या है? एसेट वो होता है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो अब आपको 50,000 का ही तो बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में से, क्योंकि 10,000 का तो अभी मिल गया। तो अगर आप एसेट को 60,000 पे दिखाने लगोगे तो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही शो नहीं होगी। इसलिए आप फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे शो करिए, तभी आपको आपके बिजनेस के सही एसेट्स पता चलेंगे, जिससे आपको सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। रश्मिका क्लियर है? ठीक है। मुझे पता है मैं थ्योरी को बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन गाइज इस दुनिया में जो लोग एक्सपर्ट है ना, वो इसलिए नहीं है कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, वो इसलिए उनको ये पता है कि ये चीज़ क्या होती है और क्यों होती है। ठीक है। सो एक्सपर्ट वो नहीं होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बना दे। एक्सपर्ट वो होता है जिसको पता है कि हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है, दोनों को साथ में मिलाऊंगा तो पानी बनेगा, दोनों को किसी और चीज़ के साथ भी मिला सकता हूँ तो कुछ और आइटम भी बना सकता हूँ। दैट्स वाई मैं थ्योरी को इतना ज़्यादा डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ।
क्या एग्जांपल देता हूँ मैं यार, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यार। चलिए, ओके। So first objective was to ascertain the correct profit and loss. Second was to show the correct financial position of the business. Third, to ascertain the cost of production. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल, कहे समोसा खाते हो ना आप लोग, चलो समोसे की बात नहीं करते, पिज्ज़ा की बात करते। पिज्ज़ा तो सब खाते होंगे, है ना। दिशा का तो फेवरेट है, मज़ा ही आ जाता है। बढ़िया ओरिगेनो वाला मसाला डाल के ऊपर से थोड़ी सी चीज़ मिल जाए और एक्स्ट्रा मेयोनीज वगैरह, तो छोड़ो, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। हाँ, सो पिज़्ज़ा की बात करते हैं। तो आप सागर गेरे गए और बोला कि भैया पिज़्ज़ा दो, तो उसने आपको पिज़्ज़ा दिया 100 रुपये का। लेकिन आप पिज़्ज़ा हट में गए, आपको वही पिज़्ज़ा कितने में मिला? 450 रुपये का। ऐसा होता है? क्यों होता है? रीज़न क्या है? क्योंकि गाइस, जब भी कोई भी पर्सन अपने किसी पर्टिकुलर आइटम का या गुड्स का कॉस्ट तय करता है कि मैं ये कितने का मुझे पड़ा, अगर पिज़्ज़ा हट वाला भी 100 रुपये में बेचने लग जाए तो उसकी कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा हैं। ठीक है ना, वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलकर बैठा है, ठीक है, सर्विस दे रहा है, एसी लगाकर बैठा है, पूरा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर बैठा है, प्लस इतने वेटर लगा के बैठा है, हाइजीन मेंटेन कर रहा है, ठीक है, क्वालिटी की चीज़ें दे रहा है आपको। तो वो सारा जो खर्चा हो रहा है वो किससे निकालेगा? आपसे ही तो निकालेगा, कस्टमर से ही तो निकलवाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ की कॉस्ट तय होती है, समझिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक मशीन खरीदी, क्यों मशीन खरीदी? पिज़्ज़ा बनाने की मैंने एक मशीन खरीदी। वो मशीन थी मेरी 1 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल। मैंने खरीद ली, चलो। अब क्या हुआ? मैंने पिज़्ज़ा बनाया, रॉ मटेरियल समझो लगा 10 रुपए का मटेरियल लगा, जो भी है ब्रेड या जो भी सॉस वगैरह लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 10 नहीं, ज़्यादा का कर देते हैं, 20 का। इसमें लेबर लगी होगी जिसने बनाया होगा, ठीक है, लेबर लगी होगी। लेबर क्या लगी होगी? समझो मान लेते हैं कि वो 20 रुपये वो लेबर के भी ले रहा है, और अदर एक्सपेंसेस मतलब बाकी और छोटे मोटे खर्चे भी मान लो, तो वो भी मान लो 15 रुपये के हैं। तो आप क्या बोलोगे? सर टोटल खर्चा मेरा 45 रुपीज़ का हो रहा है, तो इसमें अगर मैं 15 रुपये का भी मार्जिन प्रॉफिट अपना जोड़ दूँ तो 60 रुपये में मैं बेच सकता हूँ, ठीक, फॉर एग्जाम्पल। बट गाइस, ये जो आपने मशीन खरीदी थी बनाने के लिए, ये भी तो यूज़ हो रही है। ये जो 1 लाख रुपए आपने खर्चा किया था इस मशीन के ऊपर, उसका रिकवरी कहाँ से करवाओगे? तो आप क्या करोगे? कैलकुलेशन करोगे कि ये जो 1 लाख की मशीन है, एक पिज़्ज़ा बनाने में उसका कितना पैसा खर्च होता है, वही डेप्रिसिएशन। वो आपको नहीं करना है, वो वैल्यूअर निकाल कर देगा, जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो निकाल कर देते हैं। तो इस मशीन की कॉस्ट का पार्ट भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आपको सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलेगा। और वो डेप्रिसिएशन ही तो होता है, मशीन का वो पार्ट, इस 1 लाख का वो पार्ट जो एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए लगा है, वही तो डेप्रिसिएशन है एक पिज़्ज़ा का। मतलब अब वो एक पिज़्ज़ा का कैसे होगा वो मत सोचिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपने जो मशीन खरीदी है, जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, अगर आपने उसकी कॉस्ट को भी प्रोडक्ट में नहीं जोड़ा आपने, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। आपको अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है तो आपके सारी चीज़ें जो पिज़्ज़ा में डायरेक्टली लग रही हैं वो तो आप जोड़ोगे ही जोड़ोगे, प्लस जो आप अदर सर्विसेज दे रहे हो, है ना, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, एसी लगवाया है, वो भी आपको इसकी कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको डेप्रिसिएशन कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट, चौथा, कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजन। क्योंकि लॉ हमें बोलता है डेप्रिसिएशन लगा, इसलिए लगाना ही पड़ेगा। तो कोई इसमें कोई इफ और बट तो है ही नहीं, एक बार बोल दिया ना, बस बोल दिया, ऐसा लॉ बोलता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लगाना है मतलब लगाना है। सो ये आपके रीजंस है क्यों आप डेप्रिसिएशन लगाते हो।
डेप्रिसिएशन के बिना सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलेगा, डेप्रिसिएशन के बिना आपके एसेट्स का सही वैल्यू शो नहीं होगा, डेप्रिसिएशन के बिना आपका सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, और लॉ बोलता है लगाने का है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो थ्योरी में जो बेसिक थ्योरी है उसमें इतना ही अपने को पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी थोड़ा हमें बेसिक समझना पड़ेगा कि है क्या। सो अब डेप्रिसिएशन तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while calculating the amount of depreciation। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो या चार्ज करते हो तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखकर आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट या डेप्रिसिएशन का परसेंटेज तय करते हो, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो देखो, मैं डेप्रिसिएशन बार बार कैसे निकाल रहा हूँ, 60,000 डिवाइडेड बाय 6 कर रहा हूँ ना, यहाँ 60,000 डिवाइडेड बाय 6 करा, यहाँ पर मैंने 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 करा था, तो ये 10 लाख और ये 60,000 ये क्या है, ये क्या है गाइस? ओरिजिनल। हाँ जी, ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल बुक वैल्यू उसकी, कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट कितने में मैंने खरीदा। सो पहला चीज जो आपको चाहिए रहता वो आपको चाहिए था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होता क्या है गाइज, हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट कैसे बनता है, परचेज प्राइस प्लस ऑल द अदर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एसेट एट देयर करंट प्लेस एंड कंडीशन। याद है ना, आपको बताया था मैंने कि अगर मैंने मशीन खरीदी है तो उसका इंस्टॉलेशन भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने बिल्डिंग बनवाई है तो बिल्डिंग के लिए जो वेजेस कंस्ट्रक्शन के लिए जो वेजेस दे रहा हूँ उसका कॉस्ट भी मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो परचेज प्राइस प्लस ऑल द अदर एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता है कि जितने में खरीदा, जो खर्चा करना पड़ा, मतलब जिस खर्चे के बिना वो एसेट आपके पास नहीं आ पाता, वो खर्चे भी आपको इसमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है रश्मिका, ये हो गया आपका ओरिजिनल कॉस्ट। सेकेंड हमको चाहिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब यहाँ जो पहले दो वर्ड है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेटेड, क्योंकि उस एसेट की एक्चुअल लाइफ कितनी है आप कभी प्रेडिक्ट कर। सो मैंने क्या बोला, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब क्यों एस्टिमेटेड चाहिए, क्योंकि किसी भी एसेट का एक्चुअल लाइफ कितना है आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हो। एक्चुअल में आपको हमेशा, जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप कितने साल चलेगा आप प्रेडिक्शन ही कर सकते हो। मैंने फ़ैन लिया, मैंने एसी लिया, आप प्रेडिक्शन ही कर सकते हो। तो ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, तभी तो हमने लिमिटेशन पढ़ा था अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी इज़ नॉट एग्जैक्ट, अकाउंटिंग इज़ नॉट एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि आपको इसमें कुछ अजम्पशन एस्टिमेशन करने पड़ते हैं। तो एस्टिमेटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, यूजफुल। यूजफुल का मतलब क्या है, उस एसेट की एक्चुअल लाइफ क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है, वो आपको कितने टाइम तक यूज़ आएगी। सर मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैमरा लिया। क्यों कैमरा लिया? इसलिए कैमरा लिया कि मैंने सोचा यार मेरी बेटी अभी छोटी है, 2-3 साल तक यूज़ करूँगा, 4-5 साल तक यूज़ करूँगा,
फिर बेच दूंगा किसी को जितने में भी बिक जाए। तो उस कैमरे का एक्चुअल लाइफ तो 10, 15 और 20 साल भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। लेकिन मेरे लिए वो कितने लिए यूज़फुल है? मेरे लिए वो 3 या 4 साल के लिए यूज़फुल है। तो मैं डेप्रिसिएशन 20 साल के हिसाब से नहीं लगाऊंगा, 4 साल के हिसाब से लगाऊंगा। यूज़फुल लाइफ आपको कितना यूज़ आएगा। ठीक है, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, अभी एक लैपटॉप तो मेरे पास है, एक और लैपटॉप खरीदा। मैंने सोचा है जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस का झंझट चल रहा है तब तक लैपटॉप मैं ले लेता हूँ, फिर या तो बेच दूंगा या तो अपनी वाइफ को या पापा को दे दूंगा। तो मैंने सोचा 2 साल तक चलाऊंगा। तो लैपटॉप 50,000 का था, उसकी एक्चुअल लाइफ हो सकती है 10 साल, लेकिन मेरे को तो 2 साल ही काम आएगा। तो मैं अपने बिजनेस के लिए उसे 2 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो ये तो मैंने इजी एग्जांपल दिया, छोटा एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। इसको मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल देता हूँ। टेलीफोन कंपनीज होती है ना, टेलीफोन कंपनीज अपने बड़े बड़े टावर लगाती हैं, देखा है ना आपने, टावर लगे होते हैं। ठीक है, वो टावर, उस टावर का फिजिकल लाइफ, एक्चुअल लाइफ कितना होगा? 100 सालों तक चलते हैं। मतलब वो टावर जो 1947 से लगे हुए हैं अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, मतलब 70, 80 साल तक समझो एक टावर। मेरी एक टेलीकॉम इंडस्ट्री है, कंपनी है, मैंने एक टावर लगवाया अपना, और उस टावर का लाइफ तो 80 साल तक है, 80 साल तक टावर चलेगा मेरा। लेकिन मुझे जो लाइसेंस मिला है काम करने का एज अ टेलीकॉम इंडस्ट्री, मैंने लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस लिया तो मुझे लाइसेंस कितने ईयर्स का मिला है? 10 ईयर्स का। तो मेरे लिए ये टावर कितने साल का हुआ? 10 ईयर्स का। तो मैं डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स के हिसाब से लगाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ यूजफुल लाइफ से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? यूजफुल फिजिकल लाइफ of the asset can be more than its useful life, but the depreciation is charged only for useful life. ठीक है, ठीक है। तो वैसे हमको ये लाइफ वाइफ हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ये तो सब हमें कैलकुलेट होकर मिलेगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, चलेगा? डाउन हाँ बोलो। सर, आपने जैसे अभी टेलीफोन इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, तो हमें उसमें 10 इयर्स, हमें अगर हमें पता था कि हमें 10 इयर्स था, 10 इयर्स के लिए ये टावर यूज करना है, तो हमें इसमें एस्टिमेट थोड़ा ना करना पड़ेगा। इसमें तो हमें पता है ना कि 10 इयर्स का ही होगा, तो फिर हाँ, तो हमें अभी तो हम उसको पता ही एस्टीमेट, अभी हम उसको एस्टीमेट क्यों बोल रहे हैं? 10 ईयर के बाद मैं बिजनेस बंद कर दूंगा क्या? नहीं ना, मैं फिर से लाइसेंस लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चे अपने को वर्ड पे एकदम स्टिक नहीं रहना। एस्टिमेटेड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको एस्टिमेट ही करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जैक्टली एक्चुअल लाइफ पता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि जनरली हमें पता नहीं होता इसलिए हम एस्टिमेशन वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए। और तीसरा जो चीज हमें जरूरत रहता है वो, उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। इसको रेसिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप का मतलब होता है भंगार, भंगार की वैल्यू। मतलब क्या? मैंने एक एसेट खरीदा, मुझे पता है इसका यूजफुल लाइफ 5 साल होगा। मैंने एक फ़ैन खरीदा, मैंने एक स्टैंडिंग फ़ैन खरीदा अभी अपने लिए। तो वो फ़ैन मुझे पता है 5 साल तक चलेगा, 5 साल के बाद ख़राब टाइप का हो जाएगा। ख़राब हो जाएगा तो मैं इसको बेचूंगा, बेचूंगा तो ये भंगार में ही बिकेगा। तो जब बेचूंगा तो मुझे कितना प्राइस मिलेगा, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो ये भी एस्टिमेटेड ही रहती है, क्योंकि आज आप 5 से 6 साल बाद आगे की स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट करते हो कि 5 साल बाद जब इसका यूजफुल लाइफ ख़त्म हो जाएगा तो उसको मैं मार्केट में जब बेचूंगा तो मुझे कितना प्राइस मिलेगा, उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। सो स्क्रैप वैल्यू, इट इज़ द एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू of the asset after the end of its useful life।
मतलब उसकी यूजफुल लाइफ के एंड पर उसका मार्केट में एक्चुअली मुझे कितना पैसा मिलेगा, उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन निकलता कैसे? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by estimated useful life of the asset। इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ, समझिए। बोला आपने परचेज्ड अ मशीन फॉर 68,000 and paid ₹2,000 for its installation। Estimated scrap value after the end of 10 years will be 5,000। Calculate depreciation। So अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट, कितना है ओरिजिनल कॉस्ट अपना? 68,000 प्लस 2,000 भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन के बिना ये एसेट अपने किसी काम का नहीं रहेगा, 70,000। फिर स्क्रैप वैल्यू हमें दिया हुआ है 5,000। फिर यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। तो अब मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 70,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 6,500 अमाउंट आएगा। यह आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मतलब हर साल आप 6,500 से इसकी वैल्यू रिड्यूस करते जाओगे 10 सालों तक, और 10 इयर्स के एंड में आपकी वैल्यू कितनी बच के रह जाएगी? इतनी, 5,000। समझ में आया? सबको समझ में आया? अंशिका, कशिका, दिशा, महक रानी? चलो गुड। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर आके थ्योरेटिकल पार्ट पूरा का पूरा ख़त्म होता है। इसके आगे और कोई थ्योरी नहीं है। अब प्रैक्टिकल शुरू होना कि कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या मेथड होगा और कैसे हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। अब क्योंकि सिंस आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, थ्योरी मुझे पता है दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस देती है, इसलिए मैं आज आपको प्रैक्टिकल पार्ट पे नहीं लेके जा रहा हूँ। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। एक बार क्विकली देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो गाइज मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं जो आगे जाके और डिटेल में पता चलती है, क्योंकि मुझे ये मौका मिला आपको डेप्रिसिएशन के बारे में सब कुछ बताने के लिए। सो मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन क्या होता है। इट इज़ अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज, इफ्लेक्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस। अब मैंने डिटेल में डिस्कस करा, क्या क्या डिस्कस करा। डेप्रिसिएशन जो होता है बुक वैल्यू पे लगता है, मतलब वो बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है। किसकी बुक वैल्यू? फिक्स्ड एसेट की। सो इससे क्या पता चला कि हमें करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। दूसरा, मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरा, डेप्रिसिएशन जो है परमानेंट फॉल होता है क्योंकि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। और डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस होता है। क्यों एक्सपेंस होता है? कोई पूछ भी ले तो क्यों होता है? बिकॉज हम इसका बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए एक्सपेंस है। फिर कुछ वर्ड्स पढ़े हमने। डेप्रिसिएशन जो होता है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर होता है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स, डिप्लीशन वेस्टिंग एसेट्स, और ऑब्सोलेसेंस मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और आउट ऑफ फैशन होने के कारण। फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखा, क्यों लगाते हैं, ताकि सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चले, सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चले, और लॉ बोलता है लगाना है इसलिए लगाना है।
और कौन सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं फिक्स डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए? ओरिजिनल कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।